दलील हम देंगे और डेफिनेटिव दलील देंगे, लॉजिकल दलील देंगे, ऐसी दलील देंगे जो एंटायर एथिस्टिक वर्ल्ड उसे रेफ्यूट नहीं कर सकती। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कॉन्टिंजेंट है, कोई चीज कॉन्टिंजेंट नहीं है, कॉन्टिंजेंट नहीं है, कॉन्टिंजेंट चीज कॉन्टिंजेंट है, आइलैंड भी कॉन्टिंजेंट है। कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट कॉन्टिंजेंट चीज है, कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट दिया, इसे तोड़ कर दिखाई। अरे प्रूफ कहाँ है, लॉजिक कहाँ है, कॉमन सेंस कहाँ है, और मेरे 2 घंटे कहाँ है? अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। जावेद अख्तर हार गए। मुफ्ती साहब के सामने उनके हाथ कांप रहे थे। मुफ्ती साहब ने धो डाला। पूरा इथी समाज डरा हुआ है। ये वो लोग बोल रहे हैं जो इंस्टाग्राम रील्स में ये डिबेट देख कर आए हैं। वो रील्स जो इस तरह से काट कर लगाई जाती हैं कि लगता है कि एक इंसान जीत गया, दूसरा इंसान बुरी तरह हार गया। एक तरफ जावेद अख्तर जैसे मशहूर पोएट, राइटर, बहुत ही फेमसली घोषित एथीस्ट, और दूसरी तरफ मुफ्ती शमाइल नदवी, जिनका नाम आई एम श्योर किसी ने भी इस डिबेट से पहले नहीं सुना था, और अब डिबेट के बाद वो ठीस्ट लोगों के सुधांशु त्रिवेदी बन गए हैं। तो एक तरफ 80 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा और दूसरी तरफ जवान उबाले मारता हुआ खून, जो जैसे जैसे डिबेट बढ़ती गई वो खून और ज्यादा उबाले मारता गया। मुफ्ती साहब और ज्यादा इम्पेशेंट होते गए। तो क्या ये डिबेट लैंडमार्क थी? शायद हाँ, बट उन रीजंस की वजह से नहीं जो शायद आप सोच रहे हैं। अधिकतर डिबेट्स 99.9999% डिबेट्स जो भी इंसान ने भाषा और बोली के आविष्कार के बाद से करना शुरू किया है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पॉइंटलेस होती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक पक्ष डिबेट के बाद दूसरे पक्ष को बोले कि भाई वाह क्या आर्ग्यूमेंट दिए, आई सरेंडर एंड एक्सेप्ट व्हाट यू आर सेइंग। दोनों पक्ष पब्लिक डिबेट्स में सिर्फ यही सोचते हैं कि कैसे दूसरे इंसान की बोलती बंद करवा दी जाए, कैसे अपने भाषणों से, अपनी बातों से ज्यादा तालियां बजवाई जाएं, कैसे अपने ईगो को मसाज किया जाए, ईगो को बूस्ट किया जाए। यानी किसी भी डिबेट के बाद कोई नतीजा निकलने की या कोई बदलाव आने की उम्मीद करना वैसा ही है जैसे किसी नेता से ईमानदारी की उम्मीद करना, यानी ना के बराबर। पर तो भी ये डिबेट एक तरह से एक हिस्टोरिक लैंडमार्क डिबेट थी, क्योंकि इस तरह की बातचीत भारत में अक्सर नहीं होती है, जब हम पब्लिकली दोनों पक्ष बैठकर तय करें तसल्लीबख्श तरीके से कि भगवान का अस्तित्व है या नहीं है। तो उस मायने में ये डिबेट सच में लैंडमार्क हिस्टोरिक थी, और इस तरह की बहुत सारी डिबेट्स होनी चाहिए, भले ही वो कितनी भी पॉइंटलेस हों। और इसीलिए इस पर बात करना, वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इससे क्या हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप लोगों ने भी रिक्वेस्ट कर करके कमेंट बॉक्स भर दिए, कमेंट पे कमेंट आते गए हर वीडियो के नीचे, या जो भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था उसमें भी। तो इस वीडियो में हम मेजरली कुछ की पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो की अजम्पशंस किए गए, और उसके बाद 5 आर्ग्यूमेंट जो मुफ्ती साहब द्वारा किए गए, उसकी बात इस वीडियो में डिटेल में करेंगे। तो आपका थोड़ा फोकस और अटेंशन चाहूंगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया गया है। वीडियो बनाते बनाते रियलाइज हुआ कि ये वीडियो इतना लंबा हो जाने वाला है कि एक वीडियो में सब कुछ फिट नहीं होगा। तो इसलिए जो मुफ्ती साहब के 5 मेजर आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनमें से 2 की बात हम इस वीडियो में करेंगे पार्ट 1 में, और बाकी जो 3 आर्ग्यूमेंट हैं, प्रॉब्लम ऑफ ईविल और फ्री विल, उनकी बात हम पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि उसके लिए थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है तो पार्ट 2 का वेट कीजिएगा और दोनों पार्ट्स को देखिएगा, ताकि आपको कंप्लीट पिक्चर मिल जाए। तो स्वागत है आपका लॉजिक की यूनिवर्सिटी में। मेरा नाम है रवि, यह है लॉजिकल आयाम, और लेट्स बिगिन दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं कि जावेद अख्तर साहब ने 100% पार्टिसिपेट नहीं किया, वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहे थे, इतना ज़्यादा उनके जवाब तीखे नहीं थे, उनको काउंटर करना चाहिए था, दिस एंड दैट। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि बेसिकली जावेद अख्तर साहब अपने प्राइम में नहीं हैं, यह हमें समझना होगा। वो 80 साल से भी ज़्यादा के हो चुके हैं, और अगर हम और आप गलती से 80 साल तक पहुँचते हैं तो शायद हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि हम किस प्लैनेट पर रह रहे हैं। इस तरह के आर्ग्यूमेंट तो हम भूल ही जाइए। पर तो भी अगर आपने पूरी डिबेट देखी है तो आपको पता चलेगा कि जावेद अख्तर ने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट दिए। बट अगर मान लो कि जावेद अख्तर साहब की जगह पर, जो 80 साल से ज़्यादा के हो चुके हैं, जिन्हें शायद थोड़ा सा एज का फैक्टर तो है ही, अगर कोई ऐसा इंसान होता जो मुफ्ती साहब के जितना ही यंग होता, या जावेद अख्तर साहब अपने प्राइम में डिबेट कर रहे होते, तो मुफ्ती साहब को ये डिबेट बीच में छोड़कर भागना पड़ता। क्योंकि मुफ्ती साहब ने जब बोलना शुरू किया तो शुरू के 1-2 मिनट तो मुझे लगा कि सही बोल रहे हैं, अब ये डिबेट कुछ ज़बरदस्त होने वाली है। बट उसके बाद जो उन्होंने लॉजिकल फैलेसीज पर लॉजिकल फैलेसीज फेंक कर मारना शुरू किया, तो वो ख़त्म ही नहीं हुई। ये डिबेट का
प्रारूप ही इस तरह का था, इस तरह स्ट्रक्चर ही इस तरह का था कि डिबेट बहुत ही ज्यादा मैकेनिकल लग रही थी, कि टाइम पर खत्म करना, टाइम पर शुरू करना, उसमें कुछ ज्यादा ही जोर था, कि जैसे कोई स्कूल की डिबेट चल रही हो। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे इस डिबेट के साथ लगी कि अगर आप कोई फ्री फ्लोइंग डिबेट रख रहे हैं तो आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे सकते हैं। Both the participant had no problem with it. People had no problem with it. And I'm sure सौरभ द्विवेदी जो अपने चैनल पर इस तरह की डिबेट कर रहे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट पता नहीं क्यों उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मैकेनिकल तरीके से इस डिबेट को किया। दूसरी या शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे इस डिबेट के साथ ये रही कि इसमें जब हम बात कर रहे हैं, जो हमारा की पॉइंट है पूरी डिबेट का कि डज गॉड एग्जिस्ट, तो हमने डिबेट के शुरू में ये पता करने की कोशिश ही नहीं की, एस्टैब्लिश करने की कोशिश ही नहीं की कि गॉड की डेफिनेशन क्या होगी और किस तरीके से इस डिबेट को आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि गॉड की डेफिनेशन अगर नहीं दी जाती है तो फिर मैं किसको समझूं गॉड, कौन से वाले गॉड को हम साबित करने में लगे हुए हैं। बहुत सारे हज़ारों रिलीजन हैं, कुछ 10-15 तो मेजर रिलीजन हैं, उसमें से किस भगवान को हम खोजने में लगे हुए हैं, क्या है उसका प्रारूप। तो डिस्कशन तभी तो आगे बढ़ेगा जब आप उसका पहले सेट करेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन। अब चूंकि जो लोग जानते हैं ऑलरेडी हमारा चैनल कॉपीराइट से जूझ रहा है, तो यहाँ पर हम लल्लन टॉप की इस डिबेट की ज़्यादा क्लिप्स यूज़ नहीं करेंगे, हम पैराफ्रेजिंग यूज़ करेंगे और उसी के ज़रिए इस डिबेट के बारे में एनालिसिस करेंगे, बातचीत करेंगे। अब जैसा मैंने कहा कि अपने ओपनिंग डिबेट में ही मुफ्ती साहब ने बहुत सारी चादरें ओढ़ ली। पता नहीं उन्हें किस बात का डर था। सबसे पहले उन्होंने कहा, सबसे पहली चादर उन्होंने ओढ़ी कि गॉड को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स का, साइंस का सहारा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उनके हिसाब से साइंस कैन नॉट प्रूव और डिसप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बिकॉज साइंस सिंपली रिलाइज ऑन एम्पिरिकल एविडेंस। और भगवान का कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं हो सकता, क्योंकि जो गॉड है उनके हिसाब से जो गॉड है वो मेटाफिजिकल रियलिटी में है, वो फिजिकल रियलिटी में नहीं है। गॉड नॉन फिजिकल और सुपर नेचुरल रियलिटी है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यह है कि कैसे मुफ्ती साहब ने डिसाइड कर लिया कि गॉड जो है वो मेटाफिजिकल है, फिजिकल नहीं है, जबकि उनके हिसाब से गॉड के जो इफेक्ट्स हैं, यानी कि जो उनकी कृपा है या उनकी सज़ा है, हमको फिजिकल वर्ल्ड में दिख जाती है। यानी कि गॉड के इफेक्ट हमें फिजिकल वर्ल्ड में दिख जाते हैं, बट गॉड खुद इस फिजिकल वर्ल्ड से बाहर है। ये लीप ऑफ फेथ कैसे लिया गया, आगे बात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कोई रेवलेशन, कोई स्क्रिप्चर का सहारा नहीं लिया जाएगा गॉड को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए। जैसा मैंने कहा कि वो थोड़ा स्मार्टली प्ले कर रहे थे, क्योंकि अगर वो इस किसी स्क्रिप्चर का सहारा लेते तो किसका सहारा लेते, कौन से भगवान को प्रूव करने के लिए, तो यहाँ पर उनकी चोरी थोड़ी सी पकड़ी जाती। तो उन्होंने स्क्रिप्चर्स को साइड में कर दिया। वैसे भी स्क्रिप्चर्स से अगर कुछ चीज़ प्रूव होती है, डिसप्रूव होती है, तो वो सर्कुलर रीजनिंग है। क्योंकि अगर आप किताब दिखाकर कह रहे हैं कि इस किताब में लिखा है कि भगवान है और हमें पता है कि भगवान है क्योंकि वो इस किताब में लिखा है, तो वो एक सर्कुलर रीजनिंग को जन्म देता है, जो कि अपने आप में लॉजिकल फैलेसी है बहुत बड़ी। इसके साथ में उन्होंने एक बहुत ही मजाकिया स्टेटमेंट दिया कि गॉड को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए सिर्फ लॉजिक और आर्टिकुलेटेड आर्ग्यूमेंट्स का सहारा लेंगे, रीजनिंग का सहारा लेंगे और डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट्स देंगे, जिस पर हमारी होप्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और जैसे जैसे डिबेट बढ़ती गई, उन्होंने सिर्फ लॉजिकल फैलेसीज का ही सहारा लिया, लॉजिक का नहीं। इसके अलावा उन्होंने एक और चादर ओढ़ ली कि गॉड ऑफ द गैप्स की बात नहीं की जाएगी, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस की, मुझे नहीं पता, इसकी बात नहीं की जाएगी, इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स की बात नहीं की जाएगी कि अगर गॉड है तो ईविल क्यों है, अगर गॉड है तो वो बच्चों को क्यों मरने दे रहा है, दिस एंड दैट, सफरिंग क्यों है, दुख क्यों है। तो ये सब उन्होंने बोल दिया कि पहले इसकी बात नहीं की जाएगी। तो अगर इन सब की बात नहीं की जाएगी तो डिबेट में बात क्या की जाएगी, मौसम की और खाने पीने की। बट थैंकफुली जावेद साहब ने इन सब चीज़ों को नहीं माना और उन्होंने अपना जो कहना था वो उन्होंने अपने हिसाब से बात कही। मुफ्ती साहब के 5 बड़े क्लेम्स करने से पहले कुछ जावेद साहब के कुछ बातें जो शायद बहुत लोगों ने मिस कर दी, उसकी बात करना बहुत ज़रूरी है। जावेद साहब ने सबसे पहले कहा कि फेथ वर्सेस बिलीफ, जो कि अगर जावेद अख्तर को आप सुनते आए हैं तो उनकी जो अधिकतर बातें थी वो पहले हम सुन चुके थे, वही बातें उन्होंने वहाँ पर दोहराई। 1-2 चीज़ें नहीं थी, उसके अलावा बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट वही थी जो जावेद अख्तर साहब पहले बात करते हैं। तो उन्होंने फेथ और बिलीफ की बात करी कि फेथ जो है वो ब्लाइंड होता है और बिलीफ जो है कुछ हद तक कैलकुलेटेड होता है, इसके बारे में हमें पता होता है, जिसको प्रूव किया जा सकता है कुछ हद तक। कि इलॉन मस्क मेरा भाई है, ये एक तरह का फेथ है, क्योंकि इसके बारे में मैं कोई सबूत नहीं दे सकता, सिर्फ ये मैं अपने मन की तसल्ली के लिए बोल रहा हूँ कि इलॉन मस्क मेरा भाई है, इससे मुझे सुकून मिलता है। जबकि अगर मैं बिलीव करता हूँ कि नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता है,
तो उसको टेस्ट करने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। कई लोग नॉर्थ पोल पर जा चुके हैं, मैं खुद भी जा सकता हूँ नॉर्थ पोल पर इफ़ आई वांट, तो उस चीज़ को टेस्ट किया जा सकता है, तो वो बिलीफ है। तो ये 2 चीज़ें उन्होंने यहाँ पर बोली। इसके अलावा उन्होंने बोला जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी मुद्दे की, जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हो रही, कि जस्टिस इज़ अ ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट। नेचर में कोई जस्टिस नहीं होता, नेचर में कोई इंसाफ नहीं होता। शेर किसी को खा लेता है तो उसको सज़ा नहीं होती। अगर बाढ़ आती है, भूकंप आता है, तूफान आता है, तो किसी नेचर को सज़ा नहीं होती, वो आता है और ख़त्म हो जाता है। तो जब जस्टिस इज़ अ ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट, नेचर में जस्टिस नहीं होता, तो अगर कोई रिलीजन आपको इस जन्म में या अगले जन्म में जस्टिस की बात कर रहा है, इंसाफ की बात कर रहा है, कि यहाँ पर तो तुम जो अच्छे कर्म कर रहे हो, इसका जो फ़ायदा है तुमको, इसका जो जितना भी पुण्य है, इसका जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो तुम्हें अगले जन्म में मिलेंगी, या इस जो गलत काम तुम कर रहे हो उसका जो नुकसान है वो तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा। अगले जन्म में तुम कुत्ते बनोगे, गधे बनोगे, या तुम कीड़े बनोगे, दिस एंड दैट। तो अगर कोई रिलीजन, जो कि अधिकतर रिलीजन्स इस तरह की बातें करते हैं कि आपको पूरा इंसाफ मिलेगा, आपको नर्क में पकौड़े बनाए जाएंगे, आपके तला जाएगा आपको, ये सब ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट है, जिससे ये प्रूव होता है कि जितने भी रिलीजन हैं वो मैन मेड हैं। एक और बहुत ही फनी बात की गई जावेद साहब द्वारा, जो कि अधिकतर लोग बोलते हैं कि डायनासोर का जिक्र किसी किताब में नहीं है, किसी रिलीजियस स्क्रिप्चर में नहीं है। तो मुफ्ती साहब ने इस पर बहुत ही अमेजिंग बात करी कि डायनासोर का जिक्र किसी मैथ की किताब में भी नहीं है, किसी मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स की किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं मिला। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स की किताब बेकार है? नहीं, उसका वो टॉपिक नहीं है। रेवलेशन का और मजहबी किताबों का टॉपिक ये नहीं है कि आपको आके बताए साइकिल कैसे बनाते हैं। अब चूंकि रिलीजियस स्क्रिप्चर रेवलेशन की बात करते हैं, इसलिए उसमें डायनासोर का जिक्र होना ये उनका सब्जेक्ट नहीं है। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स दुनिया भर की बात कर सकते हैं, चांद सितारों की बात कर सकते हैं, अर्थ की, भूकंप की, पेड़ पहाड़ों की, नदियों की बात कर सकते हैं, बट डायनासोर उन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स का सब्जेक्ट नहीं है। कमाल की बात है। और इस बात पर सबसे ज्यादा तालियां पड़ी, जो कि मुझे लगा कि कितनी बेवकूफाना बात की गई मुफ्ती साहब द्वारा। मैं उनको थोड़ा ज्यादा लॉजिकल और बेहतर समझ रहा था इससे। बट जैसे जावेद साहब ने कहा कि इट्स ओके टू से नो, बट जितने भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, जितने भी रिलीजियस लोग हैं, वो नो कहना अपनी शान में गुस्ताखी समझते हैं। नो नहीं कहते, वो कहते हैं कि हमें सब पता है, हम सब पहले से जानते हैं, सब पहले से लिखा हुआ है। हर रिलीजन वाले यही बोलते हैं। इसके अलावा जो बच्चे मर रहे हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनका बलात्कार हो रहा है, इसके बारे में बात की, जो हम बाद में फ्री विल की जब चर्चा करेंगे तब उसमें करेंगे। पर मेजर जो बहुत सारे आर्गुमेंट ऐसे पेश किए गए जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं, जो कि जनरली शायद उन्होंने पूरी डिबेट ढंग से नहीं देखी। अब यूनिवर्स कैसे बना, ये हम अधिकतर टाइम पर पूछते हैं कि कैसे बना यूनिवर्स। ये एथीस्ट लोग को पूछते हैं कि बताओ कैसे बना। बट जब बात आती है कि ये भगवान कैसे बना, भगवान का कॉन्सेप्ट क्या, कहाँ से आया, वो भगवान को किसने बनाया, वहाँ पर सारे थीस्ट लोग बोलते हैं कि भगवान हमेशा से थे। वहाँ पर उनका सवाल बंद हो जाते हैं। तो जावेद साहब ने यही कहा था कि अगर तुम हर जगह पर सवाल करते हो, लॉजिक यूज करते हो बाकी धर्मों के साथ में, अपने धर्म पर आकर तुम्हारे सवाल खत्म क्यों हो जाते हैं, वहां पर तुम सवाल करना बंद क्यों कर देते हो। विच इज अ वेरी लॉजिकल बात, जिसका जवाब मुफ्ती साहब ने ऑफकोर्स नहीं दिया, उसको घुमा दिया उन्होंने। और जो क्वेश्चन करता है, जिसने भी दुनिया में क्वेश्चन करे हैं, जिसने भी इस यूनिवर्स को समझने की कोशिश की है, उसने साइंटिफिक डेवलपमेंट्स किए हैं। उसी साइंटिफिक डेवलपमेंट्स का यूज कर रहे हैं हम इस यूनिवर्स को और जानने के लिए। पर रिलीजन में जब कोई सवाल करता है, कोई सवाल करने की कोशिश करता है, तो हम उसको चुप करा देते हैं या उसको सजा देते हैं। ऐसा क्यों? बहरहाल ये सारे आर्गुमेंट थे जावेद साहब की तरफ से। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, मुफ्ती साहब द्वारा किए गए 5 मेजर क्लेम, जिसकी बात हम पूरे वीडियो में अब करने वाले हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट कि यूनिवर्स को किसी न किसी ने बनाया है, यानी कि जो फर्स्ट कॉज और कंटिंजेंसी वाला आर्गुमेंट है, जिसकी बात मुफ्ती साहब ने शुरू से लेकर अंत तक उसको ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह उसको बोलते रहे, जिस पर जावेद अख्तर साहब ने बोला कि मुझे नहीं पता कि कंटिंजेंसी क्या होता है, कंटिंजेंसी आर्गुमेंट क्या होता है, मुझे नहीं पता। देखिए, आपको मैं ईमानदारी से बात करूंगा, एक तो मैं कॉन्टिजेंसी वर्ड ठीक से समझता हूँ, और इस वक्त भी जो आपने अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल किए वो जरा थोड़े से मुझे डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो आप जरा सिंपल जबान में सवाल कर सकते हैं। और आई एम श्योर अधिकतर लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा, बट जनरली क्या होता है कि एथीस्ट व्यक्ति की यही खूबी होती है कि वो बहुत कंफर्टेबल होता है कहने में कि मुझे नहीं पता, जबकि जो थीस्ट जनरली होते हैं, आई एम नॉट जनरलाइजिंग, बट जनरली वो कहते हैं हाँ मुझे तो सब कुछ पता है। तो यहाँ पर इस आर्ग्यूमेंट को थोड़ा टाइम लगाकर हम समझने की कोशिश करते हैं और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये आर्ग्यूमेंट एकदम बेसलेस है,
गॉड को प्रूव या डिस्प्रूव करने के लिए। मुफ्ती साहब ने बहुत ही हैवी और बहुत ही फैंसी लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश की, जिससे काफी लोग आई एम श्योर नहीं समझ पाए होंगे। बेसिकली इफ द यूनिवर्स इज कंटिंजेंट देन इट मस्ट हैव अ फर्स्ट कॉज। ये कंटिंजेंसी आर्गुमेंट होता है। यानी अगर सिंपल भाषा में हम बात करें कि यूनिवर्स और यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, जो पिंक बॉल का एग्जांपल लिया था, पिंक बॉल से लेकर पूरा यूनिवर्स तक खुद से एग्जिस्ट नहीं कर सकती बिना किसी वजह के। हर चीज का कोई ना कोई कॉज होता है, हर चीज को कोई ना कोई बनाने वाला होता है। जैसे एक पिंक बॉल का एग्जांपल उन्होंने लिया, पिंक बॉल को बनाने वाला कोई है, उस बनाने वाले को बनाने वाला कोई है, एंड सो फोर्थ। अगर पीछे जाते जाएंगे तो हम एक कॉज पर रुकेंगे जो होगा फर्स्ट कॉज, सब कारणों का कारण। और मुफ्ती साहब कहते हैं कि वही जो फर्स्ट कॉज है वो गॉड है। ये था उनका लॉजिक थ्रू आउट द डिबेट, सबसे बड़ा लॉजिक गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए। अब ये सुनने में बहुत ही लॉजिकल लग सकता है कि हर चीज का एक कॉज है, इनफाइनाइट रिग्रेस, यानी कि पीछे जाते जाएंगे तो उसको अवॉइड करने के लिए एक फर्स्ट कॉज को हमें मानना ही पड़ेगा, जिसे गॉड कह दो। बट होल्ड ऑन, यहीं पर आता है लॉजिकल लूप होल। अगर आप कहते हो कि सब कंटिंजेंट चीजें हैं और सब चीजें किसी ना किसी पर डिपेंड कर रही हैं, तो एक नेसेसरी बीइंग होना चाहिए जो खुद किसी पे डिपेंड ना हो। तो ये अजम्पशन खुद कहां से आपने बना ली? बस हमने सोच लिया कि इनफाइनाइट रिग्रेस फैलेसी है और हमें इसके लिए एक नेसेसरी बीइंग चाहिए। एक्चुअली फिलोसोफर्स भी इस पर बटे हुए हैं कि इनफाइनाइट रिग्रेस जो है ट्रूली इम्पॉसिबल है या नहीं है। इसका कोई कंक्लूसिव प्रूफ हमारे पास नहीं है। एक बार को हमें समझने में इम्पॉसिबल लग सकता है कि इनफाइनाइट चेन कैसे पॉसिबल है, बट लॉजिकली देखा जाए तो इट्स नॉट स्ट्रिक्टली डिसप्रूवन। बट ठीक है, मुफ्ती साहब की बात हम मान लेते हैं एक बार को, जस्ट फॉर द आर्ग्यूमेंट सेक, कि हम मान लेते हैं कि इनफाइनाइट चेन नहीं हो सकती। तो भी द फर्स्ट कॉज इज गॉड, ये कैसे मान लिया? ये किस पर बेस्ड था अजम्पशन? दिस इज अ बिग लीप ऑफ फेथ। सोचो, अगर एक थीस्ट बोलता है कि गॉड इज अनकॉज्ड या नेसेसरी बाय नेचर, तो एक एथीस्ट या नेचुरलिस्ट बोल सकता है कि यूनिवर्स या नेचर ही अपने आप में नेसेसरी है, या बस एक ब्रूट फैक्ट है कि जो रेंज ऑफ ऑप्शंस थीस्ट के पास हैं गॉड को प्रूव करने के लिए, वही रेंज ऑफ ऑप्शंस कोई नेचुरलिस्ट या कोई एथीस्ट भी यूनिवर्स को प्रूव करने के लिए यूज कर सकता है। कह सकता है कि यूनिवर्स इज नेसेसरी फॉर एवरीथिंग्स एग्जिस्टेंस, व्हिच इज ट्रू, व्हिच इज अ ब्रूट फैक्ट। हमें पता है कि यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। और अगर थीस्ट कहे कि गॉड तो बस ऐसे ही है, ब्रूट फैक्ट है, बिना एक्सप्लेनेशन के, उसका कारण नहीं बताया जा सकता, तो नेचुरलिस्ट भी बोल सकता है कि यूनिवर्स भी ऐसे ही है, ब्रूट फैक्ट है, बिना किसी रीजन के है। बेसिकली यहाँ पर गॉड के आइडिया को पोस्टुलेट करने से हमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। आपने बस एक और कॉम्प्लेक्स एंटिटी इंट्रोड्यूस कर दी विदाउट सॉल्विंग द अल्टीमेट व्हाई क्वेश्चन। और अगर एक बार को मान लेते हैं कि नेसेसरी फाउंडेशन या फर्स्ट कॉज होना ही है, मतलब उसके बिना चलेगा नहीं, देन हु सेज इट्स अ कॉन्शियस गॉड विथ माइंड एंड मॉरल्स? आर्ग्यूमेंट फ्रॉम कंटिंजेंसी में एक बहुत बड़ा जंप होता है फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2। स्टेज 1 प्रूफ की कोई फाउंडेशन होगा, थीस्ट कह सकते हैं गॉड है, एथीस्ट कह सकता है क्वांटम वैक्यूम है या मल्टीवर्स है। स्टेज 2 ये फाउंडेशन गॉड जैसा होगा, इंटेलिजेंट, ऑल पावरफुल, मॉरल लॉगिवर। अब इसमें अगर स्टेज 1 ठीक भी है तो स्टेज 2 बिल्कुल वीक है, भर भर आकर गिर जाएगी। कोई लॉजिकल कंपल्शन नहीं है कि जो नेसेसरी बीइंग है उसको गॉड और स्पेसिफिकली आपका वाला गॉड ही होना चाहिए। इट कुड बी अ इम्पर्सनल एंटिटी, जैसे कि फिजिकल लॉज का एक सेट जो बस एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि एक नेसेसरी कॉज है, या एक एनर्जी जो हमेशा से है। थीस्ट कहते हैं, और स्पेसिफिकली मुफ्ती साहब, की कंटिंजेंट चीजों को समझने के लिए नेसेसरी बीइंग को लाना ही पड़ेगा। हम कहते हैं कि हाँ ला सकते हैं, पर वो नेचर का हिस्सा भी तो हो सकता है। जब आप गॉड के कॉन्सेप्ट को सुपरनेचुरल प्रूव करने में जी जान लगा देते हैं, तो आप ये सारे ऑप्शन खत्म कर देते हैं कि गॉड को प्रूव या डिसप्रूव किसी भी तरीके से किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली बात फेथ पर ही आ गई ना। आप फेथ ही तो कर रहे हैं कि जो नेसेसरी बीइंग है वो गॉड है विथ माइंड एंड मॉरल्स, जो आपको देख रहा है, आपको जज कर रहा है, आपका हिसाब किताब रख रहा है। तो जब बात अल्टीमेटली फेथ पर आ गई तो जावेद साहब ने गलत क्या कहा? बिल्कुल सही कहा। एक और चीज यहां पर आती है जिसे कहते हैं ऑकम्स रेजर, यानी कि सिंपलर एक्सप्लेनेशन प्रेफर करनी चाहिए, जो कि जिसमें कम से कम अजम्पशंस हों। यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए अगर हमें एक मिस्टीरियस कॉम्प्लेक्स गॉड एंटिटी को इंक्लूड करना पड़े, जो कि खुद बियॉन्ड स्पेस टाइम है, जो कि कॉम्प्लेक्स माइंड का है, जो कि डिजायर्स रखता है, जो कि पनिशमेंट देता है, जो कि रिवॉर्ड देता है,
तो हमने और भी अजम्पशन उसमें डाल दिए ना हजारों। कंपेयर दैट टू द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन कि यूनिवर्स बस एग्जिस्ट करता है, शायद हमेशा से ही किसी ना किसी फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में, क्वांटम फील्ड के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में। सेकेंड वाला एक्सप्लेनेशन जो है इस मामले में बहुत ही सिंपलर है, इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा सुपर नेचुरल बीइंग को इंक्लूड नहीं करना पड़ा। जैसे एक फेमस साइंटिस्ट लप्लास ने नेपोलियन को कहा था कि जब उसने अपने एस्ट्रोनॉमी मॉडल में गॉड को इंक्लूड नहीं किया तो उन्होंने कहा था कि आई हैड नो नीड ऑफ दैट हाइपोथेसिस। तो इसका मतलब है कि द गॉड हाइपोथेसिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा बैगेज विदाउट प्रूफ। तो अब इस फर्स्ट आर्गुमेंट की समरी आपको बता देता हूं, कंटिंजेंसी आर्गुमेंट की, जो मुफ्ती साहब ने कॉन्फिडेंटली बोला, बट हमने देखा कि इनफाइनाइट रिग्रेस अवॉइड करने के लिए गॉड का कॉन्सेप्ट लाना लॉजिकल नेसेसिटी नहीं है। यूनिवर्स खुद भी फंडामेंटल हो सकता है और गॉड को नेसेसरी बीइंग बोलना सिर्फ एक नामकरण संस्कार है जिसका कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है। और एक नेसेसरी कॉज, नेसेसरी बीइंग को कॉन्शियस क्रिएटर से, विथ माइंड एंड मॉरल्स वाले कॉन्शियस क्रिएटर से रिप्लेस करना एक बहुत बड़ा जंप है विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। और ये रीजनिंग आयरॉनिकली गॉड ऑफ द गैप्स को रिजेंबल करती है, जिसकी बात मुफ्ती साहब ने कहा था कि गॉड ऑफ द गैप्स की बात नहीं करने का, और वो खुद इसमें गॉड ऑफ द गैप्स को डाल रहे हैं। इन शॉर्ट, मुफ्ती साहब का पहला आर्ग्यूमेंट गॉड को प्रूव नहीं करता, इट जस्ट असर्ट्स। और जो बात बिना एविडेंस के असर्ट की जा सकती है उसे हम एविडेंस के बिना डिसमिस भी कर सकते हैं। तो अब आता है मुफ्ती साहब का आर्ग्यूमेंट नंबर 2 कि साइंस सिर्फ फिजिकल चीजें बताती है या व्हाट का आंसर देती है और व्हाई का आंसर सिर्फ गॉड दे सकता है। जैसा हमने बताया कि मुफ्ती साहब ने डिस्कशन के शुरू में ही बता दिया था कि जो साइंस है वो गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव या डिस्प्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड की बात करता है, मेटाफिजिकल की नहीं करता। उसके लिए उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि जैसे मेटल को डिटेक्ट करने के लिए मेटल डिटेक्टर चाहिए होता है, वैसे ही प्लास्टिक को डिटेक्ट करने के लिए प्लास्टिक का डिटेक्टर चाहिए होता है। अब वो प्लास्टिक का डिटेक्टर मुफ्ती साहब के पास कहाँ से आया वो मुफ्ती साहब जाने, बट साइंस कांट आंसर व्हाई बट गॉड कैन। तो ये आर्गुमेंट सुनकर आप सोच सकते हो कि हाँ यार, साइंस ने बिग बैंग का हाउ तो बता दिया, बट बिग बैंग से पहले का व्हाई ये तो बताया ही नहीं, तो इसका मतलब शायद गॉड ही आंसर है। बट ये सोचने से पहले कुछ चीजों का समझना बहुत जरूरी है कि Why does the universe exist? ये सवाल शायद गलत फ्रेम में है। ये सवाल अज्यूम करता है कि इस यूनिवर्स के पीछे कोई इनहेरेंट पर्पस है, जैसे कि किसी एजेंट ने, किसी सुपरनेचुरल बीइंग ने इसे पर्पसफुली सोच समझकर बनाया किसी मकसद के लिए। इट इज वेरी मच पॉसिबल कि ये हो सकता है कि इस यूनिवर्स का कोई इनहेरेंट पर्पस ना हो। यहाँ पर हो सकता है वर्ड का हम यूज बहुत ही रिस्पॉन्सिबली कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता, थीस लोगों को भी नहीं पता, बट वो हो सकता है, आई डोंट नो, इन सब चीजों का, शब्दों का मतलब नहीं जानते, इसको यूज नहीं करते। अब यहाँ पर वाई के दो मतलब हो सकते हैं कि वाई का मतलब हमेशा फॉर व्हाट पर्पस नहीं होता। वाई का मतलब सिंपली होता है हाउ कम, कैसे हो गया। तो साइंस इज एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड द वाई कि हाउ कम द यूनिवर्स एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ नेचुरल कॉजेज। लेकिन अगर आप पूछो पर्पस वाला वाई कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट और व्हाट इज द इंटेंडेड गोल ऑफ द यूनिवर्स, तो शायद एक क्वेश्चन ही मिसप्लेस्ड है। ये वैसा ही हो गया कि हम पूछें कि एक रेनबो का क्या पर्पस है, तो रेनबो का कोई पर्पस नहीं है, इट इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फिजिक्स। पर्पस, उद्देश्य, ये जो कॉन्सेप्ट है वो ह्यूमन पर्सपेक्टिव से आता है। यूनिवर्स कोई ऐसी सेंटिएंट चीज नहीं है जिसका कोई सेल्फ पर्पस हो। और एक बार को अगर हम मान भी लें कि मुफ्ती साहब का अल्टीमेट वाई यानी पर्पस क्या है, ये मीनिंगफुल क्वेश्चन है, तो मुफ्ती साहब का सोल्यूशन क्या है? अगर ये सब गॉड ने बनाया तो गॉड ने ये सब क्यों बनाया? गॉड का पर्पस क्या था इस यूनिवर्स को बनाने का? फिर 30 लोग बोलेंगे कि गॉड का पर्पस तो हम समझ ही नहीं सकते, हम इस लायक ही नहीं है, या गॉड हमें सिर्फ टेस्ट करना चाह रहा है, ये हमारा टेस्ट चल रहा है। तो ये सब हमारी असर्शंस हैं, हमारी अजम्पशंस हैं जो हमने अपने कन्वीनियंस के लिए दिए हैं। तो जब हम वाई पूछते हैं और उसका आंसर गॉड देते हैं तो इट्स लाइक सेइंग एक्स डिड इट। इट डजंट एक्चुअली टेल यू व्हाई इट हैपेंड इन द फर्स्ट प्लेस और व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाट इज द पर्पस। इसका कोई जवाब आपको मिलता नहीं है। आप सिर्फ इसका एक एक्सटेंशन दे रहे हैं कि बिकॉज गॉड वांटेड टू। गॉड की मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती, भगवान चाह रहे थे, तुम्हारी क्या औकात है। बट आप ये सब कैसे जानते हैं? आपके पास वो प्लास्टिक का डिटेक्टर आया कहां से? ये सब बातें आपको कैसे पता चली? आप तो रेवलेशन के कॉन्सेप्ट से गॉड को जानने की बात मना कर रहे थे पूरी डिबेट में, फिर आप रेवलेशन क्यों दे रहे हैं? आप सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं इंटेंट विदाउट रियलिटी, विदाउट एविडेंस ऑफ दैट इंटेंट। और जब मुफ्ती साहब कहते हैं कि साइंस का जो डोमेन है वो अलग है और गॉड का डोमेन अलग है, तो उसे रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं नॉन ओवरलैपिंग मैजिस्टेरिया टाइप। जो हमने रिचर्ड डॉकिंस की जो किताब है उस पर वीडियो बनाया था, उसमें भी बात की थी। तो जब इस तरह के लोग, थीस लोग, ये बातें करते हैं तो वो गॉड को एक
इंसुलेटेड चैम्बर में रख देते हैं, विच इज अबव ऑल स्क्रूटिनी, अबव ऑल क्वेश्चंस। इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का, बिल्कुल देखिए सर, इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का, इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का। और कहते हैं कि देखो साइंस फिजिकल चीजें देखती है और गॉड उसके बाहर है, फिजिकल वर्ल्ड के बाहर एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड में है। ये उनका सबसे कन्वीनियंट आंसर होता है। बट फिर आप गॉड की फिजिकल दुनिया पर जो इफेक्ट है उसको कैसे जस्टिफाई करोगे? अगर आप कहते हो कि गॉड ने इस यूनिवर्स को कॉज किया, विच इज अ फिजिकल इफेक्ट, या गॉड मिरेकल्स सुन के उनको आंसर करता है, या जब आप कुछ गलत काम करते हो तो आपको पनिशमेंट देता है, तो गॉड का डोमेन फिजिकल वर्ल्ड से ओवरलैप करेगा ना। और जहां गॉड का डोमेन फिजिकल वर्ल्ड से ओवरलैप करेगा, जहां गॉड फिजिकल वर्ल्ड को टच करेगा, वहां साइंस उसको थ्योरेटिकली डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि आपके हिसाब से साइंस फिजिकल वर्ल्ड के जितने भी इफेक्ट्स हैं उनको तो डिटेक्ट कर सकता है ना, इफ those effects are real। और अगर आप कहते हो कि God never interacts with the physical world, ये बस शुरू में फर्स्ट कॉज की तरह सेट कर दिया, फिर there is no interference, तो फिर prayers, revelations, miracles, पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट, ये सब इनवैलिड हो जाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि मुफ्ती साहब पूरे डिबेट में ये सब कहना चाह रहे थे। एक्चुअली दे ऑफ्टन मीन कि गॉड इज बियॉन्ड लैब एक्सपेरिमेंट, बट लॉजिकल रीजनिंग से हम कंक्लूड कर सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग उनके हिसाब से। बट जनरली अगर हम मुफ्ती साहब की लॉजिकल रीजनिंग को छोड़ दें तो नॉर्मली रीजनिंग भी एविडेंस पर ही बिल्ट होती है, वरना इट्स जस्ट स्पेकुलेशन, मनोहर कहानियां। और जब वो कहते हैं कि साइंस सिर्फ हाउ बताता है, वाई नहीं बताता, तो ये भी एक बहुत ही ओल्ड ट्रूप है, क्योंकि बहुत मशहूर साइंटिस्ट रिचर्ड फाइनमैन ने एक बार कहा था कि अगर आप बार बार वाई पूछोगे साइंस में तो इवेंचुअली इट बिकम्स हाउ, बिकॉज यू आर आस्किंग फॉर मैकेनिज्म्स। क्योंकि अगर आप पूछो कि why does the apple fall, उसका how हमें पता है gravity, and if you ask कि why gravity exists, that's asking for a deeper how, मतलब कि कोई fundamental particle हो गया या geometry of space time हो गया, जिसके कुछ हद तक हमारे पास आंसर हैं, बट फाइनल आंसर मान लीजिए अभी नहीं है, तो साइंस उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और अगर कोई कहता है कि गॉड इज द वाई, तो वो उसका आंसर नहीं है, वो सेम सेंस में है कि इट्स लाइक कि इट्स मैजिक। अगेन गॉड ऑफ द गैप्स की बात लाएंगे, जो मुफ्ती साहब बार बार जिसकी शील्ड बना रहे थे कि एक टाइम पर हमें लाइफ समझ में नहीं आती थी कि हाउ डज नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स लीड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो इसीलिए वाइटल फोर्स या सोल जैसे कॉन्सेप्ट्स आए। साइंस ने धीरे धीरे जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी जैसे कॉन्सेप्ट्स दिए और हमें पता चला कि वाइटल फोर्स की हमें कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर आप अल्टीमेट वाई को अभी फिल नहीं कर पा रहे तो इट्स ओके टू से कि वी डोंट नो येट। जावेद अख्तर साहब ने भी बार बार यही कहा था कि वी डोंट नो येट, इट जस्ट बी कंफर्टेबल सेइंग वी डोंट नो। इट्स ओके टू से आई डोंट नो, बट इट्स नॉट ओके टू से सिंस वी डोंट नो आई विल अज्यूम God did it and you cannot prove me wrong। जैसे एग्जैक्टली कोई कहे कि मेरे पास एक इनविजिबल अनडिटेक्टेबल यूनिकॉर्न है और तुम प्रूव नहीं कर सकते कि नहीं है, तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि है। जावेद साहब ने भी इस बात को डिबेट में बोला था। बर्ट्रैंड रसल का एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं रसल्स टीपॉट। उन्होंने कहा था कि मैं बोलूं कि अगर मार्स और अर्थ के बीच में एक बहुत छोटा सा चाइना का टीपॉट ऑर्बिट कर रहा है, जो इतना छोटा है कि किसी भी टेलीस्कोप से ना दिखे, तो क्या आप मान लोगे सिर्फ इसलिए कि आप इसको डिस्प्रूव नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ मुझ पर है, जो मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि वो टी पॉट अर्थ और मार्स के बीच में है, आप पर नहीं जो आप डाउट कर रहे हो। और अगर मैं कहूं कि डिस्प्रूव नहीं कर सकते तो मानना इनटॉलरेबल प्रिजम्पशन है, तो आप कहोगे कि ये तो नॉनसेंस बात है। सेम विद गॉड कि तुम प्रूव करो गॉड नहीं है, बर्डन ऑफ प्रूफ तुम पर भी है। बर्डन ऑफ प्रूफ क्लेमेंट पर होता है, जो क्लेम कर रहा है। तो अगर साइंस के पास अब ये जवाब नहीं है इस बात का, तो ये इस बात का लाइसेंस किसी को नहीं दे देता कि वो गॉड को एज एन आंसर इसमें फिट कर दे। और जावेद साहब ने बोला कि मैं तो बोल ही नहीं रहा सर्टेनिटी के साथ कि मुझे सब कुछ पता है, मैं तो ये कह रहा हूं कि मुझे जितने भी एविडेंस हैं उन सब पर मुझे विश्वास नहीं होता, मैं फेथ नहीं कर पाता। तो जो वाई का जवाब है कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, इसका जवाब ना थीस्ट के पास है ना साइंटिस्ट के पास है पूरी तरीके से। लेकिन थीस्ट इसमें गॉड के कॉन्सेप्ट को असर्ट कर सकते हैं, पर जो एथीस्ट हैं वो कहते हैं कि पहले एविडेंस लाओ। तो इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी के जो आर्ग्यूमेंट 3, 4 और 5 है, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ,
यानी तुम नहीं जानते तो गॉड को आउटराइटली डिनाई मत करो। और आर्ग्यूमेंट 4 और 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट मुझे लगा इस पूरी डिबेट में, फ्री विल एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इविल, इसकी बात करेंगे हम पार्ट 2 में, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा लंबा है और इतना बड़ा वीडियो बहुत कम लोग देखेंगे। मैं चाहता हूं कि वो जो पूरा पार्ट है वो आप सब देखें, इसलिए पार्ट 2 का वेट कीजिए। और अगर पार्ट 2 ऑलरेडी आ गया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत कर लीजिए। मिलूंगा पार्ट 2 में। ध्यान रखिए एंड बी लॉजिकल।